Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, Good evening, everyone. ma'am. कैसे हो सभी?
लास्ट वाली क्लास में क्या कवर किया था हम लोगों ने? हम्म। लास्ट क्लास में केटीजी थर्मो कर रहे थे। यस मैम। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देख ली थी क्या हमने लास्ट क्लास में? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि हमें मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड हैं टू डिफाइन, ये रहा। ठीक है, किसी भी गैस की एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो गैस की एनर्जी, देखो गैस की एनर्जी कहाँ कहाँ हो सकती है? मोशन में, यानी गैस का मॉलिक्यूल्स का, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन होगा, उस मोशन को डिफाइन करने में मेरे को कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए। जैसे तुम्हारा मोशन है, मान लो आप लोग डेली मोशन करते हो, तो आप लोगों के मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने टर्म्स चाहिए बताओ? कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए? भाई आप एक्स एक्सिस में ही तो जा सकते हो, या आगे या पीछे, है ना, एक्स एक्सिस में मूव करोगे। तो तुम्हारा अगर मेरे को मोशन डिफाइन करना हो तो वन एक्सिस में ही होगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं किसी एरोप्लेन का मोशन डिफाइन करूं तो क्या होगा? ऊपर हाइट में भी है, लेंथ में भी है, ब्रेथ में भी है, तो उसका मोशन डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए, सपोज करो। इसी तरीके से मान लो कोई गैस का एक एटम है, उसकी एनर्जी को डिफाइन करना है। अब गैस की एनर्जी को डिफाइन करना है तो मुझे कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए कि मैं उसकी एनर्जी को एक्सप्रेस कर पाऊं, वही क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो किस किस मॉलिक्यूल्स के लिए हम पढ़ते हैं। ये हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ ये मॉलिक्यूल, एक तो सबसे पहले आएगा अपना मोनो एटमिक गैस, ठीक है, फिर आता है डाया एटमिक गैस, फिर उसके बाद लीनियर एटॉमिक गैस। इन तीन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या होता है बेटा? कैसा एलिमेंट होता है मोनो एटॉमिक? सिंगल। हाँ, देखो मोनो, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो मेरे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है कि एक ऐसी गैस है वो उन पार्टिकल से बनी हुई है जो मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन, जैसे हीलियम हो गया, है ना। और मतलब कौन कौन से हैं जो सिंगल एटॉमिक में, सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, और सिंगल में कौन कौन से? नियॉन हो गया, आर्गन हो गई, है ना। जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करती हैं। तो जितने भी मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, है ना, ये सब सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम है, तो उनका आप मोशन या उनकी एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? बताओ कैसे डिफाइन करोगे? भाई अब ये पार्टिकल वही है, एक या तो ये पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, आगे चला जाएगा, जेड एक्सिस में मूव कर लेगा। तो किसी भी मोनो एटॉमिक गैस की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कितने वो चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए बेटा?
3, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है सिर्फ कैसा मोशन करेगा, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करेगा। कैसा मोशन? ट्रांसलेशन मोशन होता है ना, जैसे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। अब मान लो गैस है, गैस का मॉलिक्यूल्स तो कैसे कर सकते हैं, गैस का मॉलिक्यूल आगे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ना, और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। तो ट्रांसलेशन मोशन करता है मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल। तो इस गैस की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स चाहिए बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन में कितने चाहिए? 3 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? बोलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसके पास? 3 हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई मेरे पास कितनी? 3। उसके बाद आता है बेटा डाई एटॉमिक। क्या आएगा? डाई एटॉमिक गैस। डायो एटॉमिक गैस मतलब ये वो गैस है जो किस पार्टिकल से मिलके बनी है? जिनका एटम डाया यानी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। जैसे O2 हो गया, है ना, H2 हो गया, H2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 एग्जिस्ट करता है ना। तो ये जो गैसेस हैं O2, H2, N2, Cl2, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी। अब इन गैस का मोशन डिफाइन करेंगे कि ये गैस किस तरीके से मोशन कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो पार्टिकल्स ऐसे होंगे साथ में, भाई ऑक्सीजन के ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए, या दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, या दो सॉरी या क्लोरीन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, किसी के भी दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल ए, एटम ए, एटम बी, दो एटम हो गए ना भाई। डाया एटम मतलब दो एटम है। ये इनके बीच में क्या है? ये क्या है भाई? बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ है ए और बी के बीच में, हाँ या ना? ये बॉन्ड लेंथ है। अब देखो, डाया एटमिक गैस में मेरे पास क्या होगा? ये एटम आगे पीछे इस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन तो आएगा ही आएगा। तो ट्रांसलेशन मोशन कितना आएगा इसमें बेटा? 3। हाँ, तो ट्रांसलेशन की वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, ट्रांसलेशन की वजह से कितना आया डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 आया, ठीक है। ट्रांसलेशन की वजह से 3 आएगा ही आएगा, लेकिन अब दो मॉलिक्यूल हैं। ये दो मॉलिक्यूल और क्या कर सकते हैं? रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन, रोटेशन की वजह से भी क्या आएगा यहाँ पे? रोटेशन की वजह से भी क्या आएगी? बोलो, रोटेशन का भी मोशन आएगा। तो रोटेशन का मोशन अब कैसे डिफाइन करोगे? देखो, ये दो हमारे पास एटम है। ये दो एटम मुझे बताओ बेटा कैसे घूम सकते हैं? एक तो ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ए और बी। जैसे ये पेन है, इस पेन को ऐसे ऊपर की तरफ उठाओ, ऐसे रोटेट कर सकता है तुम्हारा वो यस मैम। एलिमेंट। ए और बी भाई ऐसे समझो कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ है, और यहाँ दो साइड में छोटे छोटे दो एटम लगे हुए हैं। तो ये कैसे रोटेट कर सकता है? ऐसे रोटेट करना है ना इसको, बी से ए, ऐसे घूमेगा। और कैसे घूम सकता है? जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस के अबाउट कैसे घुमाओगे? ऐसे देखो, जेड एक्सिस के अबाउट बाहर की तरफ घूमेगा, ऐसे दिख पा रहा है तुम्हें? जेड एक्सिस में से बाहर की तरफ घूमेगा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो एक तो वाई एक्सिस में घूमा ऐसे ऊपर नीचे, देखो ऐसे, कुछ दिख रहा है? ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। जेड एक्सिस में कैसे घूमेगा? ऐसे, दिखा? ऐसे। अपने पेन से भी कर सकते हो, ऐसे घूमेगा बाहर की तरफ। तो यानी जेड एक्सिस में आया मोशन, और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आया। लेकिन जिसमें ये एटम खुद बैठा होगा, जैसे ये एटम खुद किस एक्सिस में है? ये वाई। एक्स एक्सिस। हाँ, ये खुद किस में है? ये खुद एक्स एक्सिस में है। तो क्या होगा? इसका जो इनर्शिया है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो जाता है? 0। यानी जिस तरफ इस एटम की बॉन्ड लेंथ होगी, वहां पर उसका अभी के लिए इतना याद रखो, जब इनर्शिया पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सिर्फ y और z में क्यों है, क्योंकि जिस एक्सिस में खुद तुम्हारा एटम रखा हुआ है, मॉलिक्यूल यानी O2 का जो मॉलिक्यूल बना है वो रखा हुआ है, उसी के अबाउट उसका इनर्शिया 0 हो जाता है, ठीक है। इनर्शिया 0 है, तो रोटेशन सिर्फ कितनी होगी बेटा? कितनी रोटेशन होंगी? 2, टू। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो
यस मैम। ट्रांसलेशन की 3 आई और रोटेशन की 2 आई। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज लिखती हूँ, क्या डाया एटमिक मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। डाया एटमिक ये 2 तरीके के हो सकते हैं, कैसे? एक तो हो सकता है रिजिड और एक हो सकता है नॉन रिजिड, ठीक है। रिजिड और नॉन रिजिड। अब रिजिड और नॉन रिजिड का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास ये 2 मॉलिक्यूल 2 एटम है, ये 2 एटम आपस में एक बॉन्ड लेंथ से कनेक्ट है, ए और बी आपस में कनेक्टेड है, किससे? ये बीच में इनकी बॉन्ड लेंथ है। रिजिड का मतलब क्या है? आप किसी चीज को रिजिड कब बोलोगे? बताओ। मैं कहती हूँ कि ये जो पेंसिल है ना, ये रिजिड है, ये रिजिड है, इसका मतलब क्या है? मैम जब किसी कोई सब्सटेंस पर हम फोर्स लगाते हैं और वो अपना शेप चेंज ना करे, उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं तो उसके डिस्टेंस में चेंज ना हो, तो वो रिजिड बॉडी होती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। रिजिड क्या होता है बेटा? रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, करेक्ट। यानी रिजिड बॉडी में आपके जो 2 मॉलिक्यूल है ना, ए और बी, इसका बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। भाई रिजिड बॉडी में मेरे लिए यहाँ क्या काम आया? अगर उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। नॉन रिजिड बॉडी में क्या हो सकता है? शेप एंड साइज चेंज होगा। शेप साइज चेंज हो सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको भी, ऊपर वाले को भी शॉर्ट में लिख सकती हूँ। रिजल्ट में हम लिख सकते हैं शेप साइज कैन नॉट चेंज, है ना। और यहां पर क्या याद रखोगे? बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। नीचे वाले में यहाँ बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा। चेंज, ओके, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया डाया एटमिक में। अब देखो डाया एटमिक में हर मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होंगे ही होंगे। कौन से? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ये तो है ही है। ये कब है? एट नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये कब है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 कब है? एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर। अब मान लो तुमने उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया। गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेशंस भी आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम था, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशंस भी आएंगी, ठीक है। तो वाइब्रेशंस ऐड हो जाएंगी, तो वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करेगा तो मेरे पास यहाँ पर एट हाइयर टेम्परेचर लिखो, एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा? एट हाइयर टेम्परेचर वाइब्रेशंस एग्जिस्ट। तो मुझे बताओ, अब मुझे वाइब्रेशन को डिफाइन करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा चाहिएगी। भाई मैंने ट्रांसलेशनल मोशन दिखा दिया, रोटेशनल दिखा दिया, अब वाइब्रेशंस भी तो दिखानी पड़ेंगी। तो अगर वाइब्रेशन मोशन होगा तो मुझे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा चाहिएगी, अब ज्यादा चाहिएगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि वाइब्रेशन जो आएगी वो रिजिड बॉडी में आएगी, नॉन रिजिड में, या दोनों में आएंगी? बताओ। वाइब्रेशन एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। बेटा जो ओनली किस में आएंगी? ये नॉन रिजिड में। क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशन करता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट करेगा? अपनी जगह पे आगे पीछे होगा।
जैसे मॉलिक्यूल ए है या कोई एटम ए है, ए एटम आगे पीछे होगा ना, अपनी जगह से आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, लेकिन रिजिड में बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगी। अगर बॉन्ड लेंथ होगी तो वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेगी रिजिड बॉडी में? नहीं करेगी। नो मैम। तो रिजिड बॉडी में वाइब्रेशनल मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ किस में करेगा? नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में करेगा, ठीक है, उसमें एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, अब और क्या याद रखना है तुम्हें? अब यहां पर याद रखो कि एक वाइब्रेशनल मोड में कितने, मान लो एक वाइब्रेशनल मोड है, तो एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, कैसे निकालेंगे? हर बार एक वाइब्रेशनल मोड इक्वल्स टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों, ऐसा क्यों है? अगर एक ही वाइब्रेशनल मोड आया है तो मुझे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि एक जाएगा काइनेटिक एनर्जी को शो करने में, प्लस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएगी पोटेंशियल एनर्जी को शो करने के लिए। तो एक वाइब्रेशनल मोड, अगर सवाल आता है कि मेरे पास एक डाया एटमिक मॉलिक्यूल है, उसमें एक वाइब्रेशनल मोड है, तो बताओ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 2। टोटल 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, प्लस 2 और ऐड हो गई एक वाइब्रेशन की वजह से, तो टोटल कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, तो एक वाइब्रेशनल मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ? 2। 7। क्लियर? हाँ, मतलब एक मोड में वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आए तो 7 बताना, एक वाइब्रेशनल मोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 2। अगर सवाल में 2 वाइब्रेशनल मोड दे दिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर और कितनी हो जाएगी? 5 + 4, है ना? अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ना वाइब्रेशनल मोड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं Yes, हुआ? ma'am. ठीक है, तो ये हुआ डाया एटॉमिक। फिर आता है बेटा तीसरा, क्या? तीसरा आता है ट्राई एटॉमिक गैस, यानी अब ऐसी गैसेस होंगी जो ट्राई, यानी तीन एलिमेंट यानी 3 एटम से मिलके बनी होंगी, जैसे कि CO2, करेक्ट, CO2 हो गई, और NH3 हो गई, CH3 हो गई, H2O हो गई। H2O गैस तो नहीं है ना, लिक्विड के लिए यूज करते हैं। मैम मोनोटॉमिक में नहीं होता रोटेशनल? नहीं, मोनो एटॉमिक में रोटेशनल नहीं आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल रोटेट कैसे करेगा? एक मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करेगा ना, इस वजह से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो लीनियर, देखो अब मैं बात कर रही हूँ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस कैसी, क्या हो गई? जिनमें कितने एलिमेंट होंगे? 3। 3 होंगे। ठीक है, 3 होंगे। अब देखो या इसको तुम मान लो ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें 2 से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? देखो मेरे पास पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैस, ये 2 तरीके से बट जाती है। किसमें? एक होगा लीनियर शेप का, और दूसरा होगा नॉन लीनियर शेप। करेक्ट, जैसे CH3 है, CH3 में कैसे कार्बन जुड़े होते हैं? C एक यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसे जुड़े होंगे CH3 में। तो ये लीनियर है, नॉन लीनियर हुआ। लीनियर का मतलब है एक लाइन पे नहीं आने चाहिए। अब देखो कार्बन CO2 है, CO2 कैसे जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O यहाँ और डबल बॉन्ड O। तो अब ये एक ही लाइन में आया ना मॉलिक्यूल, तो ये कैसा बन गया? ये बन गया लीनियर। कैसा बन गया? ये क्या बना? लीनियर। तो अब मुझे बताओ, लीनियर और नॉन लीनियर समझ आया? लीनियर और नॉन लीनियर मतलब सारे जो एटम्स हैं वो एक ही लाइन में है, नॉन लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, अरेंज। ये अरेंजमेंट है। लीनियर और नॉन लीनियर सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट है एटम्स की, कि एटम किस तरीके से अरेंज है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब बात आई कि लीनियर और नॉन लीनियर का फर्क क्यों मैंने सिखाया। ठीक है, देखो क्या सीखा। सब पहले बात करते हैं लीनियर की। ठीक है, लीनियर में बेटा मेरे पास ट्रांसलेशनल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? ट्रांसलेशन होगा जिसमें मेरे पास मैक्सिमम कितने होते हैं? ट्रांसलेशन में 3 ही होंगे, XYZ। तो ट्रांसलेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड है लीनियर में? 3। दूसरा आया अब रोटेशन। रोटेशन में कितना आएगा? बताओ कितना लिखूं रोटेशन?
अब देखो मैक्सिमम बता रही हूँ, ट्रांसलेशनल में मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। अब ट्रांसलेशन सब में सेम ही होगी, मोनो में भी 3 है, डाया में भी 3 है, और पॉली एटमिक में भी ट्रांसलेशन कितनी आएगी? 3। ठीक है, बात करते हैं रोटेशन की। मोनो एटमिक में रोटेशन नहीं थी, मोनो एटमिक में रोटेशन। फिर किस में बात आई? डाया एटमिक में। डाया एटमिक में कितनी रोटेशन थी? 2। अब ये लीनियर, मैंने क्यों बताया था कि 2 क्यों है? क्योंकि उसकी अपनी बॉन्ड लेंथ के अबाउट इनर्शिया 0 है और उस रोटेशन को काउंट नहीं करते। अब देखो जो लीनियर एटम है ये खुद एक एक्सिस पे है ना सारे मॉलिक्यूल, तो इसमें भी सेम यही होगा कि इसके अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगी, इसका अपने एक्सिस के अबाउट इनर्शिया 0 है। फिर से लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई बेटा? 2 आई। कितनी आई? 2 आई। समझ में आया ना लीनियर के लिए क्यों आया? क्योंकि ये सी डबल बॉन्डो सब एक ही लाइन में है, तो ये अपनी लाइन के अबाउट रोटेट नहीं करेंगे। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, फिर आता है एट हाइयर टेम्परेचर। हाइयर टेम्परेचर में क्या ऐड हो जाएगा? बोलो। वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएंगी। यस मैम। अब देखो वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला क्या है? लीनियर के लिए वाइब्रेशनल मोड किसके बराबर है? 3n-5। किसके बराबर है? 3n-5 के बराबर है। बात समझ में आई? यस मैम। तो मुझे CO2 में बताओ टोटल कितने होंगे? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CO2। मैम ये एन क्या है? क्या कह रहे हो? मैम कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जैसे पॉली एटमिक है ना, जैसे मान लो CO2 है, CO2 में कितने एटम है? 3, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मान लो कोई और गैस है जिसमें 4 मॉलिक्यूल हैं, तो फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मान लो अब H2 की गैस है, H2 में कितने हैं? हाइड्रोजन गैस में H2 में 2 मॉलिक्यूल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब मुझे CO2 के लिए बताओ। मैम 4। टोटल टोटल मैम 5। मैम 9। मैम 9। हाँ, देखो CO2 में कैसे लिखोगे? 2 3 तो हो गए ट्रांसलेशनल, 2 हो गए रोटेशनल, प्लस अगर हाइयर टेम्परेचर पे पूछा है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर में तो 5 ही है, नॉर्मल टेम्परेचर में कितने हैं? 5 ही हैं, लेकिन हाइयर टेम्परेचर में वाइब्रेशनल मोड आ जाएगा कितना? 3n-5। 4। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 3 9, 9 में से 5 गए, कितने आया? 4। अब ये आए हैं मोड्स। एक मोड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 2। यस और नो? यस मैम। 4 मोड है तो ये 8 हो जाएगा। 8 वाइब्रेशन, तो कितना आया हाइयर टेम्परेचर पे? 8 9 10 11 12 13। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये किसका था? लीनियर का। किसका? लीनियर का। तो लीनियर में लिखेंगे सब बच्चे कि नॉर्मल ट्रांसलेशन और रोटेशन होगा, हाइयर टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस भी आ जाएंगी। वाइब्रेशन मोड निकालने का फॉर्मूला 3n-5 है। एक वाइब्रेशन मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्लियर? अब आती है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में मुझे बताओ कि सिर्फ किसका फर्क आ जाएगा नॉन लीनियर में? रोटेशनल मोशन। हाँ, नॉन लीनियर में ट्रांसलेशन 3 ही होंगी। रोटेशन, अब देखो ये नॉन लीनियर है, मतलब सारे मॉलिक्यूल एक तरफ नहीं आ रहे, तो अब ये अपनी बॉन्ड लेंथ के अबाउट भी घूमेगा, तो यहाँ पर रोटेशन भी कितने हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। 3। ठीक है। हाँ, तो नॉन लीनियर ही एक ऐसा है जहां पे रोटेशन कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या आ जाएंगी? हाई टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा भाई? वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन आ जाएंगी। तो यहाँ पे वाइब्रेशन मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है?
3n-. यहाँ पर वाइब्रेशन मोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 3n-6, बस। ठीक है जी। तो जैसे नॉन लीनियर हो गया तुम्हारा NH3, तो NH3 में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। वाइब्रेशन मोड कितनी हो जाएंगी, 3 × 3 - 6, कितना आया, 3 आया। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखोगे, 3 + 3 प्लस वाइब्रेशन मोड 3 है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 3 दूनी 6, करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से लिखेंगे। बोलो, ये समझ आया? यस मैम. यस मैम. एक सेकेंड रुको जरा। अभी 1 मिनट रिवाइज करो, 1 सेकेंड। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम. नो मैम. ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास हीट। ठीक है, n नंबर ऑफ हीट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है ना। हीट क्या होती है, व्हाट इज हीट? भाई हीट क्या है, एक तरीके का एनर्जी है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वही होगी ना हीट। क्या है हीट? रेडिएशन है ना। मैं हीट एक तरीके की रेडिएशन है ना। हाई टेम्परेचर हीट कहाँ फ्लो करती है, लो टू हाई या हाई टू लो? लो टू हाई. अच्छा लो टेम्परेचर वैसे ही है वहां पे, तो लो टेम्परेचर से कैसे हीट चली जाएगी? हाँ, हाई। हाँ, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी ना हीट, टेम्परेचर के डिफरेंस पे। अब देखो, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो तो हीट फ्लो ही नहीं करेगी। हीट फ्लो ही तब करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। हाँ, तो जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टू लो टेम्परेचर पे हीट हमारी फ्लो करती है। तो एक तरीके की रेडिएशंस हो गई। ठीक है, फिर इसी में मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हीट कैपेसिटी का। क्या होती है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बोलो। मैम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी मैक्सिमम हीट दें कि उसका टेम्परेचर जो है राइज हो जाए 1 डिग्री? देखो, हीट कैपेसिटी किसके लिए होती है, किसी एक बॉडी के लिए निकालते हैं ना, कि एक मेरे पास एक कंप्लीट एक बॉडी है या मेरे पास एक कंप्लीट सब्सटेंस है। ठीक है, मैंने तुम्हें 5 ग्राम वाटर दिया, सपोज करो मैंने तुम्हें 5 ग्राम वाटर दे दिया, या मैंने तुम्हें 5 ग्राम्स ऑफ एनी अदर सब्सटेंस दे दिया। मैंने बोला कि ये एक सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है।
इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, वही क्या बनेगा मेरा हीट कैपेसिटी। करेक्ट? हेलो Yes, यस ma'am. मैम। हेलो, मैम। एक सेकेंड। हाँ जी, हेलो बेटा, मैं आपको एक बार क्लास के बाद कॉल करूं? ठीक। हाँ, तो हीट कैपेसिटी क्या हुआ? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? 1 डिग्री हीट सेल्सियस। कैपेसिटी को डिनोट किससे करते Yes, हैं? ma'am. हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट कर सकते हो। कैसे लिखोगे? Q अपॉन टी। ठीक है, डेल्टा टी भी लिख सकते हो। मेरे पास सी का यूनिट क्या आया? हीट कैपेसिटी का यूनिट्स कई बार बहुत आती हैं पेपर में। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा हीट कैपेसिटी की? क्यू क्या है? क्यू क्या है यहाँ पर जो मैंने क्यू डिनोट करा है? क्यू इज हीट। क्यू क्या है यहाँ पे? हीट गिवन क्या? हीट सप्लाई। ठीक है, कि आपने कितना हीट दिया है। तो सी इज हीट कैपेसिटी, ये है हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके। क्यू यानी हीट है, तो क्यू की यूनिट क्या होंगी? जूल। क्यू की यूनिट क्या होगी बेटा? जूल होगी। जूल। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? केल्विन। केल्विन। हाँ, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस जो है वो एसआई नहीं है। सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। तो Kelvin. जूल पर केल्विन। तो यानी हीट कैपेसिटी की यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी। यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यस और नो? जूल एनर्जी की है तो देखो जूल पर केल्विन हो गया, तो जूल किसकी है भाई? एनर्जी की यूनिट है। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना देखो कितना आसान है। डायमेंशन फॉर्मूला जूल्स एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ml/T-2 अपॉन केल्विन। केल्विन इज टेम्परेचर, केल्विन इज टेम्परेचर है ना। तो केल्विन का क्या हो जाएगा? के, है ना, के इनवर्स। तो के इनवर्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे टी टाइम होता है, ml/T में m इज मास, l इज लेंथ, t इज टाइम। यहाँ k है तो k ऊपर चला जाएगा, केल्विन इनवर्स बन जाएगा। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? बोलो, इतना क्लियर हुआ? तीसरी आती है मेरे पास क्या? सेकंड, नॉट तीसरी, स्पेसिफिक हीट। क्या आएगी? हेलो, क्या आया बेटा? स्पेसिफिक हीट। Specific heat. अब देखो स्पेसिफिक हीट या तो सब्सटेंस के लिए निकालते हैं या किसी गैस के लिए। ठीक है, अभी मैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रही हूं फॉर सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या हो सकता है? वाटर हो गया, आइस हो गया, कुछ भी हो सकता है। एनी सब, फॉर एनी सब्सटेंस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट फॉर एनी सब्सटेंस लिखो। अगर मैं यहाँ पर जनरल बात करती हूँ, फॉर एनी सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट, नाम में ही पता चल रहा है स्पेसिफिक। हीट के आगे एक शब्द यूज हो गया स्पेसिफिक। इसका मतलब ये हीट क्या बताएगी कि मेरे को किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा। समझ में आया? स्पेसिफिक मतलब मेरे को 1 ग्राम पानी है, सपोज करो मेरे को 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, और वही हीट क्या हो जाएगी? वो क्या हो? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट कैपेसिटी में क्या है? मान लो मैंने तुम्हें 5 ग्राम पानी दे दिया या 10 ग्राम पानी दे दिया। देखो दोनों चीजें लिंक है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैंने तुम्हें 10 ग्राम पानी दिया, मैंने कहा इस 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, तो कौन सी हीट हो गई? हीट कैपेसिटी।
मैंने अब तुम्हें वो 1 ग्राम दे दिया, यानी यूनिट मास जहां आ जाए, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना पड़े तो कौन सी हीट आएगी? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, देखो वहां पर होल मास था, वहां पर ऑफ अ कंप्लीट सब्सटेंस लिखा है ना, ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, या ऑफ अ होल सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? हेलो, गॉट इट? तो यहाँ Yes, पे ma'am. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखो, स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट कर लो, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा? Q अपॉन M डेल्टा T, मास से डिवाइड कर रखा है। अब पता चला, देखो Q बाय डेल्टा T क्या है? पूरी हीट कैपेसिटी, मास से डिवाइड कर दो तो पर, जैसे मैंने तुम्हें 10 ग्राम दिया, देखो तो कितना इजी है, 10 ग्राम की हीट कैपेसिटी थी वो जो भी आई, उसको मास से डिवाइड कर दो, जितना भी नंबर ऑफ मास था, तुम्हारे पास एक उसका आ जाएगा ना, यूनिट मास को कितनी चाहिए। गॉट इट? तो यही स्पेसिफिक हीट है, तो मास से डिवाइड कर दोगे तो वही क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर Q किस, अब S क्या डिनोट कर रहा है? S किसको डिनोट कर रहा है? स्पेसिफिक। Specific Q किसे डिनोट करना है? हीट गिवन या हीट सप्लाई, heat. ठीक है। M क्या है? मास। Mass. T इज टेम्परेचर। बोलो इतना क्लियर? इसके यूनिट्स निकाल सकते हो? Yes, ma'am. Q क्या हो जाएगा? जूल। मास का क्या हो जाएगा? मास, भाई मास का तो मास ही रहेगा। M टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन। Joule per mass Kelvin. जूल पर मास केल्विन, ठीक है। या और क्या लिख सकते हो? जूल मास इनवर्स केल्विन इनवर्स। मैम इसे जूल पर केजी भी लिख सकते हैं, साथ में केल्विन। है ना, ठीक है, राइट। मास को हम केजी लिख सकते हैं ना, मास की यूनिट केजी होती है ना, ठीक है, केजी इनवर्स, ठीक है। जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर हुआ? Yes. यस मैम। स्पेसिफिक हीट। अब मैंने ये किसके लिए लिखवाई थी? सब्सटेंस के लिए। गैस की बात करते हैं अब, ठीक है। किसकी बात करूंगी अब मैं? फॉर गैस। अब देखो, गैस में क्या होता है? प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाती हैं चीजें, अभी आगे पढ़ोगे ना। तो गैस में क्या हो जाता है? चीजें प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाती हैं। कैसे? थोड़ा बहुत अगर याद हो तो 3 चीजें होती हैं गैस में, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर। या तो मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं या वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, और फिर मैं किसी, जैसे मान लो मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, ठीक है। अब मैंने 1 ग्राम वाटर लिया, मुझे उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ये स्पेसिफिक हीट कह रही है। लेकिन मैंने अब गैस ले ली, कोई गैस, अब मान लो मैंने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन का टेम्परेचर मुझे कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। अब उसका प्रोसेस हो सकता है क्या, कि मैं क्या कर दूं कि भाई इस तरीके से बढ़ाओ कि प्रेशर ना बढ़े, कि टेम्परेचर तो बढ़ाओ 1 डिग्री से, बट प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे कर दूंगी। और क्या कर सकते हैं भाई? गैस में बोलेंगे कि टेम्परेचर तो बढ़ाओ 1 डिग्री सेल्सियस, बट फिर वॉल्यूम नहीं बढ़नी चाहिए। इस तरीके से गैस में क्या होता है? प्रोसेस होती है भाई, सब्सटेंस में कोई प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन गैस में हमारे पास प्रोसेस होती है। क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस, याद हो कुछ थोड़ा बहुत, आइसोबैरिक प्रोसेसेस, इस तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो गैस में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, किस चीज से बढ़ाना चाहते हो, किस प्रोसेस से बढ़ाना चाहते हो, वहां पर प्रोसेस आ जाती है। तो उस प्रोसेस के हिसाब से स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? Yes, ma'am. कि आप देखो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस तो दो, कुछ प्रोसेस तो करोगे ना। 1 डिग्री टेम्परेचर अपने आप तो राइज नहीं होगा किसी भी गैस का। उस 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए आप क्या करोगे? कुछ प्रोसेस करोगे। वो प्रोसेस आपने कौन सी चुनी है, कि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, क्या प्रोसेस है, उस पर आपका स्पेसिफिक हीट डिपेंड
कर जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, मैम। yes, ma'am. अब गैस का मास नहीं होता, मतलब गैस का मास तो होता है, बट गैस को मोस्टली किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स में, राइट? हमेशा Yes, कैपिटल में ma'am. पढ़ा होगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर गैस हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बहुत आसान है। कैसे? एक होती है सीपी, ये सीपी का मतलब क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है। देखो स्पेसिफिक हीट At constant pressure. वेरी गुड, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हुआ? सीपी से डिनोट करा गया है। किसके बराबर हो जाएगा भाई सीपी? ऊपर क्यू एज इट इज आएगा, मास किस में चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स में। यहां क्या आ गया? एन आ गया, डेल्टा टी एज इट इज। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपीसीवी, इनका फॉर्मूला, या इसको और क्या बोल सकते हो बेटा? इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास की जगह क्या आया है? मोल्स आए हैं, राइट? तो मैं इसको और Yes, क्या ma'am. बोलती हूँ? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुआ? सीपी प्रोसेस चुनी गई, सीपी। सीपी का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। क्या आया? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगा? क्यू का यूनिट जूल, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल इनवर्स, टी यानी Kelvin. केल्विन। खत्म। ठीक है, फिर आता है सीवी। सीवी अब क्या है? सीवी क्या बता रहा है? कांस्टेंट Volume. Volume. वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी गुड। Volume. तो क्या लिखोगे? क्यू, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्यू बाय एन डेल्टा टी। क्या यूनिट आई यहाँ पर? यहाँ से भी यूनिट देखो क्या आई? जूल्स, मोल इनवर्स Mole. और केल्विन इनवर्स। बट अब देखो यहाँ पे दोनों में हीट अलग आ जाएगी। देखो क्यू, देखो क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक में आया एन सीपी डेल्टा टी, एक में आया क्यू का फॉर्मूला एन सीवी डेल्टा टी। इसका मतलब अगर आपने प्रोसेस चेंज कर दी और सेम सब्सटेंस है, सेम नंबर ऑफ मोल्स है, सेम टेम्परेचर है, फिर भी क्यू अलग आएगी। बात समझ में आई ना? क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? सीपीसीवी, और सीपीसीवी तो गिवन होगा, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। बोलो क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो मतलब आपको सीपी समझ में आ गया, सीवी समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात, अब हम ना जो सीपी और सीवी है ना, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुनो, अभी अभी तक जो पढ़ाया ये समझ आया? यस मैम। यस अब सुनो, अब लिखो अपने नोट्सों में, सीपी और सीवी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, गॉट इट? सीपी एंड सीवी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिप्रेजेंट करेंगे। एक रिलेशन और आता है, देखो डेरिवेशन मैंने क्या बोला था कि हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में एक आता है मेयर्स रिलेशन, जो तुम्हारे बोर्ड्स में डिराइव कराते हैं, राइट? Yes, ma'am. जेई में डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होता है ये रिलेशन? सीपी किसके बराबर होता है बेटा? सीवी प्लस आर। आर क्या है? बोलो आर क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या है आर? बस अभी के लिए इतना याद करो, बाकी थर्मो में पढ़ाएंगे। आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ? Yes, तो ma'am. ये रिलेशन अपनी कॉपी में लिखो, सीपी जो है बराबर है सीवी प्लस आर के। तो एक बात बताओ, सीपी बड़ा है कि सीवी बड़ा है? Ma'am, CP. सीपी बड़ी है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे, मैंने सेम गैस ली है, मैंने एक प्रोसेस चुना सीपी, कि मैं अपनी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना चाहती हूँ बाय सीपी प्रोसेस। फिर सेकंड चीज मैंने करी कि मैंने अब की बार सेम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया बाय सीवी प्रोसेस। मुझे किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? तुमने बोला CP. कि सीपी सीवी से बड़ा है, राइट? दिख रहा है इस रिलेशन से? Yes, ma'am. हाँ,
तो मुझे बताओ, सेम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ाना है, लेकिन प्रोसेस एक बार सीपी एक बार सीवी, किस में ज्यादा हीट दी, किस प्रोसेस में ज्यादा heat? हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, ये फॉर्मूला लिख रहा है ना, ये अगर सीपी ज्यादा है तो साफ पता चल रहा है क्यू की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, राइट? हाँ या ना? यस मैम। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं सीपी प्रोसेस से काम करूंगी तो सीपी प्रोसेस में मुझे अपनी गैस को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी फॉर द सेम वर्क डन। ऐसा क्यों हुआ ये देखेंगे किसमें, थर्मो में। इसका रीजन किसमें पता चलेगा, थर्मो पढ़ेंगे तब। पहले केटीजी का क्लियर करो। तो अपने नोट्स में इसको लिखो कि सीपी ज्यादा है सीवी से, और अगर मैं सीपी प्रोसेस से किसी गैस का टेम्परेचर चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ जी? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। अब बात करते हैं सीपी और सीवी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखने की। अब देखो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, ये बाद में पढ़ाऊंगी। लिखो, सीवी को लिखना चाहती हूं मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। सीवी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेटा फॉर्मूला होता है FR/2। लिखो, क्या फॉर्मूला है, FR/2। ठीक है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो, क्लियर हुआ? सीपी किसके बराबर हो जाएगा फिर, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर था, सीवी FR/2 है प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीपी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। बोलो, अब मैं तुमसे कहती हूं कि फाइंड सीवी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। कितना आएगा फॉर मोनो एटॉमिक गैस? फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। 3। तो सीवी किसके बराबर हो जाएगा, 3R/2। ठीक है, और सीपी कितना हो जाएगा, एक आर 5। ऐड और कर दो तो 5R/2। क्लियर हुआ? सीवी फॉर डाया, नॉर्मल टेम्परेचर पे, डाया एटॉमिक नॉर्मल टेम्परेचर पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 5। 5 वो रोटेशन 5R/2। सीपी कितना हो जाएगा, 7R/2। बोलो, क्लियर हुआ कुछ? ये फॉर्मूले याद रहेंगे तुम्हें? ओके, तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया ना, पर ये बताओ कि जो कुछ पढ़ा है कुछ समझ में आया है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर इसके बाद जो चीजें हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैम डायटोमिक के लिए सीपी क्या होगा? 7R/2। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं भी तुम्हें शेयर भी करूंगी। ये लिखा हुआ मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सीवी 3R/2, सीपी 3R/2। गामा क्या है, गामा भी देख लो, गामा और कुछ नहीं है, गामा क्या है, CP/CV का रेशियो। हाँ, गामा क्या है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, CP/CV करना है, तो क्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, जैसे अभी सीवी का FR/2 था, सीपी का लिखवाया, तो गामा का फॉर्मूला भी डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, 1 + 2/F। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाया एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, और लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सीवी 5R2, सीपी 7R/2, तो गामा 7/5। नॉन लीनियर का लिखा हुआ है 6, 3R, 4R, 4/3। याद रखना ये कब है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। हाइयर टेम्परेचर का सिनेरियो समझा चुकी हूँ। क्लियर हुआ? ये सब किस पे है, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे है। हाइयर टेम्परेचर के लिए वाइब्रेशन मोड निकालना सिखा चुकी हूँ। ठीक है,
यस मैम। और जो फॉर्मूला 3n-5 और 3n-6 था वो डाया में भी लगा सकते हो, ट्राया में भी, सब में लगेगा, पॉलीएटॉमिक, ठीक है, सब में लगेगा वो फॉर्मूला। ठीक है, चलो देन, और किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा, नहीं है डाउट? ठीक है देन, ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। मैम बाय क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो बेटा? शायद कोई कुछ कह रहा था। ठीक है देन, बाय। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।